Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in today's lecture of producer equilibrium by the use of MR and MC approach. जब हमने लास्ट लेक्चर अपना खत्म किया था तब हमने कंफ्यूजन के साथ उसको खत्म किया था कि जो कंडीशंस आ रही हैं इक्विलिब्रियम की वो ये आ रही है कि इक्विलिब्रियम ऐसे पॉइंट पे होगा वेयर mr इज इक्वल टू mc बट साथ में क्या होना चाहिए mc शुड बी राइजिंग और mc शुड कट mr फ्रॉम द बिलो ये सारी चीजें अब ये तो टोटली क्रैमिंग अब हम आज इस क्रैमिंग का तोड़ देखेंगे कि ये जो दो कंडीशंस हैं वो क्यों हैं और क्यों इक्विलिब्रियम जो है वो सेकंड पॉइंट ऑफ आउटपुट पे नहीं आता वो 10 पॉइंट पे क्यों आता है हम आज उसका लॉजिक देखने वाले हैं फॉर दैट हम क्या करेंगे फिर से अपना वही टेबल बनाएंगे जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में बनाया था आउटपुट आ गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 this is your mr which is 15 12 10 9 8 7 8 9 10 12 15 sorry this is your mc and this is your mr which is 12 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 and 12 fix so इसके बेसिस पे हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे ठीक है मैं थोड़ी डायग्राम इस बार छोटी बनाने वाला हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड चाहिए उसके लिए क्योंकि मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है तो यहाँ पे x हो गया x पे आ गया आपके यूनिट्स सोल्ड और ये y एक्सिस पे हमने लिया mr एंड mc सो यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 तो यहाँ पे लेने वाला हूं मैं 4 का स्केल ओके दिस इज 4 this is 8 this is 12 and this is 16 ठीक है तो जो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व है वो तो फिक्स है वो तो 12 पे गई इधर ठीक है तो ये हो गई मेरी MR कर्व अब मुझे बनानी है अपनी MC कर्व सो MC कर्व के लिए वही करना पड़ेगा जो हमें ऑलरेडी गिवन है MC कर्व के अंदर कि यहाँ पर MC फर्स्ट पे ये फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट पे 15 सेकंड पे 12 थर्ड पे 10 थर्ड पे 10 देन इट इज 9 फोर्थ पे 9 फिफ्थ पे 8 सिक्स्थ पे 7 देन सेवंथ पे अगेन 8 सेवंथ पे 8 8 पे 9 9 पे 10 10 पे 12 और 11 पे 15 so this is my marginal cost curve ठीक हो गया so according to this there are two points जहां पे mr is equal to mc one is this a point another one is this b point so यहाँ पे क्या हो रहा है 10 units of output जो हैं वो सेल हो रहे हैं so this is your equilibrium according to the conditions ठीक है भी जहां पर वो कहता है कि इक्विलिब्रियम कहां पे आना चाहिए वेयर mr इज इक्वल टू mc नंबर 1 सेकंड में वो कहता है कि अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन में वो ये कह रहा है कि mc शुड बी राइजिंग अब ये जो दो कंडीशन है ये तो हो रही है बी पॉइंट पे कंप्लीट ठीक है तो क्वेश्चन उठा कि बी पॉइंट पे क्यों ये दो कंडीशन है इसका आंसर लेता है सपोज कीजिए कि वो क्या करता है हम ये मान लेते हैं कि बी पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ही नहीं हम मान लेते हैं कि वो तो नहीं ए पॉइंट इक्विलिब्रियम का है सो ए पॉइंट के अकॉर्डिंगली अगर हम यूनिट्स सोल्ड की बात करें तो वो कर रहा है 2 यूनिट सोल्ड ए पॉइंट पे देख लीजिए ए पॉइंट पे mr और mc बराबर है और 10th पे भी mr mc बराबर है हम फिलहाल लेके चल रहे हैं इस ए पॉइंट को उसके बाद डिस्कशन करेंगे इस बी पॉइंट की ठीक तो पहले तो ए पॉइंट देखो ए पॉइंट पे यूनिट सोल्ड टू अब उसके ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू
यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 12। अगर मुझे पता है कि अगर मैं क्या करूं, मैं मार्जिनल रेवेन्यू का टोटल कर दूं तो वो किसके बराबर आता है, टोटल रेवेन्यू के। भाई आप मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इट्स अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू। वो कहता है आपके जो फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू है वो 12 है। इसका मतलब जब आपने फर्स्ट यूनिट सेल किया, आपके टोटल रेवेन्यू में 12 का चेंज आया। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो आपने फर्स्ट यूनिट जब सेल किया तो आपके टोटल रेवेन्यू में 12 का चेंज आया, ठीक है। पर जब मैंने एक भी यूनिट सेल नहीं किया था तब मेरा टोटल रेवेन्यू कितना था, सोच के देखो। मैंने एक भी यूनिट सेल नहीं किया तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा। अरे जब मैंने कोई यूनिट ही सेल नहीं किया तो टोटल रेवेन्यू तो मेरा जीरो होने वाला है, सही है ना। तो टोटल रेवेन्यू मेरा जीरो था। जब मैंने फर्स्ट यूनिट सेल किया तो कहता है आपका एमआर 12 है, मतलब आपके फर्स्ट यूनिट को सेल करने पे आपका टोटल रेवेन्यू 12 चेंज हो गया। पहले तो वो जीरो था, 12 चेंज हुआ तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना आया 12। वो कहते जब आपने सेकेंड यूनिट सेल किया आपका एमआर फिर 12 है, मतलब आपके टोटल रेवेन्यू में फिर से 12 का चेंज आया। ऑलरेडी वन यूनिट सेल करके मेरे पास 12 रुपीज थे, सेकेंड यूनिट पे क्या हुआ 12 रुपी का चेंज और आया, मतलब 12 पहले से थे, 12 का चेंज और आया, मतलब अब एक 12 और आ गए। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है 24। दो यूनिट सेल करके मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा 24 रुपीस का। क्यों, क्योंकि देखो मार्जिन रेवेन्यू कितना है 12, तो मार्जिन को ऐड करते जाओ तो टोटल निकल जाएगा। मतलब देखो वैसे भी अगर इसको ना भी लॉजिक लूं तो अपना जो पुराना लॉजिक है वो भी ले लूं तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल टू MR, AR इज द प्राइस। तो आप वन यूनिट सेल कर रहे हैं तो आपको 12 रुपीज मिलेंगे। अगर आप 2 यूनिट सेल करते हैं तो प्राइस 12 पे फिक्स है, तो 2 यूनिट आपने सेल किए एट अ प्राइस ऑफ 12 रुपीज पर ईच, तो आपको टोटल रेवेन्यू कितना होगा 24 ना, तो आपका टोटल रेवेन्यू 24 आ गया, ठीक। अब अगर मैं यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं, अब वो कैसे आएगी, देखो ध्यान से। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करूं, ये मैं ए पॉइंट के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं अभी। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करता हूं तो क्या होता है, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है, क्योंकि हमने कहा था मार्जिनल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो अब देखो कि आपकी फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 15, ठीक हो गया। आपकी सेकेंड यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 12। तो अगर मैं इन दोनों मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करूं तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 27, ठीक है। अब ध्यान से जरा सोचना क्या सीन चल रहा है। आपको रेवेन्यू मिल रहा है 24 का, मतलब आपको इनकम हो रही है 24 की, आपको वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है 27 की। ध्यान से सोचो, मार्जिनल कॉस्ट को अगर ऐड करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनेगी। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो टोटल रेवेन्यू है 24 वो कम है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, क्योंकि आपको टोटल रेवेन्यू मिल रहा है 24 का और आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 27 की। अब ध्यान से ये सोचने वाली बात ये है कि आप जितने आउटपुट सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप जितने आउटपुट सेल कर रहे हैं उस पे आपको तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही। हमने क्या कहा था, हमने कहा था देखो लॉस तो हो रहे कितने के, रेवेन्यू 24 का है, कॉस्ट 27 की है, तो लॉस हो रहे हैं 3 रुपीज के, ठीक। अब हमने कहा था लॉस में भी जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, बट वो कितने लॉस बियर करेगा। वो कहते हैं देखो मेरे को अगर प्रोडक्शन कंटिन्यू रखनी है या प्रोडक्शन बंद रखनी है, मेरे को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो मुझे पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। मैं प्रोडक्शन कंटिन्यू करता हूं मुझे फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस होते हैं, मैं प्रोडक्शन बंद करता हूं तो फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस तो फिर भी होते हैं, तो मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस जो है वो तो बर्दाश्त कर लूंगा, बट मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट के लॉस बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन बंद कर देता हूं तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगी नहीं। अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं पड़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट के लॉस कहां से होंगे, मतलब वो कम से कम ये चाहेगा कि उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उसको जरूर मिले। फिक्स कॉस्ट के लॉस तो बर्दाश्त कर लेगा, वेरिएबल के लॉस बर्दाश्त नहीं करेगा। देखो यहां पे तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं हो पा रही,
उसकी वेरिएबल कॉस्ट 27 है, उसको रेवेन्यू मिल रहा है 24, मतलब वेरिएबल कॉस्ट के ही लॉस है। तो हमने तो कहा था कि प्रोड्यूसर जो है वो वहां पर इक्विलिब्रियम में होता है जहां पर उसके प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम करना तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पे तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रही, तो इसलिए वो यहां पर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सेकंड पॉइंट जो है वो इसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब ये तो गया। अब आ जाओ अगले पे। अब अगर हम बात करें बी पॉइंट की, इसको मैं एक और लॉजिक से भी करने वाला हूं। अगर हम बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे उसके जो यूनिट्स सोल्ड हैं वो कितने हैं? 10। ठीक, अब अगर मैं 10 यूनिट का एमआर ऐड करूं, देखो एमआर 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12, सबका 12 12 ही है। तो इसका अगर मैं एमआर ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल रेवेन्यू। सही है ना, क्योंकि अगर मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करते हैं तो उससे मिलता है टोटल रेवेन्यू। तो अब 10 बार आपने मार्जिनल रेवेन्यू ऐड करना है, तो 10 बार 12 लिख लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 लिख लिया, मतलब आपको टोटल रेवेन्यू मिला 120 का। ठीक है जी, 10 यूनिट आपने सेल किए हैं, हर यूनिट पे आपको 12-12 रुपए मिले हैं, तो मैंने 10 बार 12-12-12-12-12 लिख दिया, तो आपको 120 मिले। अब अगर इसी पे मैं आपकी मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करूं तो उससे क्या बनेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अब आप ये 12 से शुरू करके 15 से शुरू करके 10 यूनिट्स की जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है इसको ऐड करो। ठीक, यानी 15 12 10 9 8 7 8 9 10 12 ऐड कर दो। तो 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। ठीक, और लास्ट में आ गई 12, आपने इसको ऐड कर दिया, तो ये बनी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐड करो, कितना बना? 15 12 27 37 46 54 61 69 78 88 एंड 100। तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 100। ठीक है, अब देखो, अब आपका जो टोटल रेवेन्यू है, ये आपका टोटल रेवेन्यू कितना है? 120। आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 100। मतलब योर टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब आपका टोटल रेवेन्यू 120 का, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 100 की, मतलब आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट्स कितने के? ग्रॉस प्रॉफिट है आपके 20 के। हमने याद करो, हमने कहा था कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? वो होते हैं टीआर माइनस टीवीसी। सो टीआर कितना? 120, टीवीसी कितनी? 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने? 20। और एक हमने बात की थी नेट प्रॉफिट की। अब यहां पे चेक कर लेते हैं क्या नेट प्रॉफिट भी मैक्सिमम है। नेट प्रॉफिट क्या थे? टीआर माइनस टीसी। या हमने कहा था कि जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट हैं उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दो। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने? 20। जो लास्ट हमने टेबल बनाया था टीआर टीसी वाला, उसमें हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी ली थी? 10 की। तो माइनस 10 करो तो आपके नेट प्रॉफिट कितने आ गए? 10 के। आए ना? याद करो, जो हमारा टीआरटीसी अप्रोच थी उसमें हम कहां पे इक्विलिब्रियम में थे? जहां पर हमें 10 रुपीस के प्रॉफिट हो रहे थे। एमआरएमसी में भी कहां पे इक्विलिब्रियम है? जहां पे हमें 10 रुपए के प्रॉफिट हो रहे। सो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट्स हैं वो सिर्फ आपको बी पॉइंट पे हो रहे हैं। यहां पे आपके प्रॉफिट मैक्सिमम है, ए पॉइंट पे नहीं है। समझ में आ? अब ये तो था बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब भी, जहां पे आप पहले ए पॉइंट पे अपनी एमआर कैलकुलेट करो, फिर उसके ऊपर अपनी एमसी को ऐड करके फिर अपनी टीवीसी ऐड पर करो, फिर उससे ये पता लगाओ भी आपकी टीवीसी कवर हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमने कहा ना, ए पॉइंट पे तो नहीं हो रही। ए पॉइंट पे तो बल्कि क्या हो रहा है, जो टोटल रेवेन्यू है वो 24 का है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 27 की है। इसका मतलब हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रहे, मतलब 3 रुपए लॉस हो रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट के, 10 रुपए का लॉस हो रहा है फिक्स्ड कॉस्ट का, तो टोटल लॉस 13 के।
तो अपने टीआरटीसी में चेक कर लो, 2 यूनिट जब सेल कर रहे थे तो उसमें वहां पे आपको 13 के ही लॉस हो रहे थे। सेम चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। फिर हमने कहा चलो ये देख लेते हैं, तो यहां पे देखा कि हमने 10 यूनिट सेल किए तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना, तो कहता है मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड कर लो तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो सारे मार्जिनल रेवेन्यू ऐड कर दिए तो टोटल रेवेन्यू आ गया 120। वो कहता है अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, तो सारी एमसी ऐड कर दी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 100। मतलब वो कहता है टोटल रेवेन्यू 120, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 100, तो इसका मतलब टीआर इज ग्रेटर देन टीवीसी, 120 इज ग्रेटर देन 100। सो अगर मैं टीआर में से टीवीसी माइनस कर देता हूं, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20। सो ग्रॉस प्रॉफिट 20 आ गए। मुझे अगर नेट प्रॉफिट पता करने हैं तो क्या होगा, वो है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, या ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने निकाल लिए, इसमें सोचो आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस करी हुई है, कौन सी कॉस्ट माइनस नहीं करी हुई, फिक्स्ड कॉस्ट ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट साथ में माइनस कर दो। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 के हैं। लास्ट कॉलम में हम जो लेके चल रहे थे उसमें हमने फिक्स्ड कॉस्ट को 10 माना था, तो लास्ट टेबल वाला 10 उठा लिया तो नेट प्रॉफिट 10 आ गए। मतलब यहां पे 10 के प्रॉफिट हो रहे हैं, यहां पर बी पॉइंट पे जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो कितने हैं, 10 के। पर जब हम ए पॉइंट की बात करते हैं, यहां पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट के लॉसेस कितने हैं, 3 के, बीच में फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड कर दूं तो यहां पे जो आपके लॉसेस हैं वो कितने हैं, -13 के। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन एम आर एम सी दोनों पे पूरी हो रही है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर इज इक्वल टू एम सी, बट ए पॉइंट पे जहां पे एम आर इज इक्वल टू एम सी है वहां पर 13 के लॉसेस है। पर बी पॉइंट पे जहां पर एम आर एम सी इक्वल है वहां पे 10 के प्रॉफिट है। अब आपको इन दोनों में से एक चूज करना है। सो एज अ प्रोड्यूसर आप क्या चूज करेंगे, आप बी ही चूज करेंगे, आप ए चूज नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम बी पे होगा। ठीक, अब ये तो था हिसाब किताब। अब आ जाओ लॉजिक पे। देखो, अगर आप कहते हो कि आप ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में हो, मैं आपकी बात मान लेता हूं, इसको छोड़ देते हैं। अब बिल्कुल देसी हिसाब लगाते हैं अपना, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाली भाषा छोड़ते हैं, इकोनॉमिक्स वाली भाषा छोड़ के देसी हिसाब किताब पे आ जाओ। अगर आप बोलो कि आप ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में हो, मान लिया, तो ए पॉइंट पर क्या हो रहा है, एम आर इज इक्वल टू एम सी है, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप जो चीज बेच रहे हैं वहां पर आपको मिल रहे हैं ₹12, विच इज योर एम आर, ठीक है। आप 12 रुपए की चीज बेच रहे हैं और जो उसके ऊपर आपको कॉस्ट पड़ रही है एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, वो भी 12 की है। तो आप बोलेंगे कि जितने का चीज हम सेल कर रहे हैं उतने की ही हमें रेवेन्यू मिल रहा है, तो बराबर, बिल्कुल से, आप बिल्कुल गलत नहीं है। पर अगर आप 2 यूनिट सेल करना चाहते हैं तो उससे पहले पहले एक करेंगे तभी तो दूसरे पे आएंगे ना। तो जरा फर्स्ट यूनिट देखना, फर्स्ट यूनिट पे ये हालात है। फर्स्ट यूनिट पे योर मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट इज दिस, लेट इट बी, इट इज सी। जो देखो फर्स्ट यूनिट पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है और यहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो सीधा जा रहा है, लेट इट बी डी। अब आप अपने को एक दुकानदार समझो, आपने क्या किया, पहला यूनिट सेल किया। पहला यूनिट सेल करने पे आपको कॉस्ट पड़ी 15 की, जो कि है सी। आपको रेवेन्यू मिला 12 का, जो कि है डी। इसका मतलब आपको ये सी और डी का ये जो गैप है, ये वाला, इस पे आपको 3 रुपए के नुकसान हुए। सही हो गया ना। मतलब आप दुकानदार है, पहला यूनिट आप सेल करते हैं, उसके बदले में आपको 12 रुपए मिल जाते हैं, तो आपके जो गल्ला है उसमें 12 रुपए आए। पर जब कॉस्ट पड़ी तो 15 पड़ी, मतलब 15 रुपए आपके गल्ले से गए, 12 रुपए आए और 15 रुपए गए, मतलब आपको 3 रुपए का नुकसान। सही हो गया। एक यूनिट सेल करने पे आपको 3 रुपए का नुकसान हुआ। जब आपने सेकेंड यूनिट सेल किया तो सेकेंड यूनिट सेल करने पे आपको मिले 12 रुपए, क्योंकि रेवेन्यू 12 है, और जो आपने कॉस्ट बियर करी दैट इज आल्सो 12। मतलब जितने पैसे आपकी पॉकेट में आए उतने ही गए, हिसाब किताब बराबर। और अब अगर आप बोलो कि आप 2 यूनिट पे इक्विलिब्रियम में हो तो सेकेंड यूनिट पे जितने आए उतने गए, वो बराबर है। पर पहले यूनिट पे जो 3 का नुकसान हुआ था वो कहां गया,
तो अल्टीमेटली 2 यूनिट सेल करके आप 3 रुपए के नुकसान में है, तो आप इक्विलिब्रियम में कहां से हो जाएंगे? क्योंकि हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक जो प्रोड्यूसर है वो चेंज नहीं चाहता। पर क्या आप इस ए पॉइंट से चेंज नहीं चाहेंगे? आप बिल्कुल चेंज चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर आप ए पॉइंट से आगे जाते हैं तब आप ए पॉइंट से आगे चलिए। अगर आप 3 यूनिट यानी कि थर्ड यूनिट सेल करते हैं तो अब ये हालात है थर्ड यूनिट पे। ठीक है, थर्ड यूनिट पे हालात चेक कीजिए। हालात ये है कि थर्ड यूनिट पे जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है, इनकम मिल रही है, वो है ये जो मैंने अभी से इसको बोल्ड किया। जो आपको कॉस्ट पड़ रही है वो है ये। अब ध्यान से चेक करो कि जो कॉस्ट है आफ्टर ए वो नीचे चली गई। ये देखो कॉस्ट कब नीचे है, जो रेवेन्यू मिल रहा है ये ऊपर है। ये देखो ये सारा रेवेन्यू है, ये जो सीधा जा रहा है ये रेवेन्यू हो गया, और जो कॉस्ट है वो इसके नीचे है। मतलब रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, मतलब इनकम ज्यादा कॉस्ट कम। तो ये क्या है? ये जो सेगमेंट है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, ये वाला, ये क्या? ये आपके प्रॉफिट है, क्योंकि इसी पे आपको जो रेवेन्यू मिलेगा, देखो ये आपको ये वाला मिलेगा जो मेरी फिंगर जा रही है बिल्कुल सीधा, ये आपको रेवेन्यू मिलने वाला है। जो कॉस्ट है वो आपकी नीचे है, रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, तो द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज व्हाट? इट्स प्रॉफिट्स। पर अगर आप ए पॉइंट पर ही रुक गए, आप आगे गए ही नहीं, अगर आप आगे जाएंगे तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। अगर आप ए पे रुक गए तो कॉस्ट, देखो ए पॉइंट से आपकी कॉस्ट नीचे जा रही है, आपकी कॉस्ट कम हो रही है। कम हो रही है मतलब अगर आपको वो कम कॉस्ट का फायदा लेना है तो आपको ए से आगे जाना पड़ेगा। अगर आप ए पे रुक गए, आपने कहा ना ए तो मेरा इक्विलिब्रियम आ गया, मैं तो चेंज नहीं चाहता, अगर आप ए से चेंज ही नहीं चाहेंगे तो आगे जाके ये जो कॉस्ट नीचे होने वाली है और रेवेन्यू आपका ज्यादा मिलने वाला है, ये जो डिफरेंस ऑफ है, जो आपका प्रॉफिट है, ये आपको मिलेंगे ही नहीं। तो आप कंटिन्यू करेंगे एज अ प्रोड्यूसर। सो अगर आप कंटिन्यू करेंगे एज अ प्रोड्यूसर तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कंटिन्यू करना चाहता हूं। पर अगर इक्विलिब्रियम होता तो आप तो कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते। इसका मतलब ए पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है। जैसे टेबल में चेक करो, अगर आप ए पर इक्विलिब्रियम में अपने आप को बोल देते और आगे ना जाते, अगर अगले यूनिट पे आप गए, मान लो आपने थर्ड यूनिट सेल किया, वहां पे आपको रेवेन्यू मिला 12 का, आपको कॉस्ट पड़ी 10 की। देखो रेवेन्यू 12 का मिल रहा है, कॉस्ट कितने की है? 10 की। कॉस्ट कम बढ़ रही है, आप पे 2 रुपए के प्रॉफिट होते हैं। अगर आप चौथे यूनिट पे जाते, रेवेन्यू मिलता 12, कॉस्ट पड़ती 9, मतलब आपको 3 रुपए के प्रॉफिट होते। अगर आप फिफ्थ यूनिट सेल करते, रेवेन्यू मिलता 12, कॉस्ट पड़ती 8, तो आपको 4 रुपए के प्रॉफिट होते। अगर आप 6 यूनिट पे जाते, देखो प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, पहले पे 2 रुपए का, 3 रुपए का, 4 रुपए का, देखो 2 रुपए का, 3 रुपए का, 4 रुपए का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। अगर आप 6 यूनिट पे जाते, रेवेन्यू मिलता 12, कॉस्ट पड़ती 7, तो प्रॉफिट कितने के होते? 5 के। 7th यूनिट पे जाते, 12 मिलता 8, कॉस्ट पड़ती 4 रुपए के प्रॉफिट होते। 8th पे जाते 12 रुपए मिलते, 9 रुपए कॉस्ट पड़ती, 3 रुपए के प्रॉफिट होते। 9th यूनिट पे जाते 12 रुपए रेवेन्यू मिलता, 10 रुपए की कॉस्ट पड़ती, 2 रुपए के प्रॉफिट होते। यहां पे क्या हो गया? 0 हो गए। तो आपको ये 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2 ये प्रॉफिट तब मिलेंगे जब आप ए से आगे जाएंगे। जब आप ए से आगे जाएंगे नहीं तो ये जो शेडी एरिया है, ये जो आपके प्रॉफिट शो कर रहा है, ये तो आपको प्रॉफिट मिलने ही नहीं वाले। सो इसलिए ए आपका इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक हो गया? तो आपको आगे जाने में फायदा है। आगे जाएंगे तो कॉस्ट कम पड़ेगी, रेवेन्यू आपको ज्यादा मिलेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपको प्रॉफिट्स होंगे। अब बी पॉइंट पे जाके रेवेन्यू और कॉस्ट हो गए बराबर। अब मैंने कहा कि ये आपका इक्विलिब्रियम है, अब इससे आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर आप बी पॉइंट से आगे गए, तो अगर आपने बी पॉइंट पे आप 10 यूनिट सेल कर रहे हैं, अगर आपने 11 यूनिट सेल किए गलती से भी, तो क्या होगा? अब यहां पर जो 11th यूनिट पे जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी ये, इसको मैं नाम दे देता हूं ई। ठीक है, और जो आपको रेवेन्यू मिलेगा वो ये मिलेगा, आपको रेवेन्यू मिलेगा एफ। ध्यान से देखो, कॉस्ट पड़ेगी ई, रेवेन्यू मिलेगा एफ,
मतलब कॉस्ट पड़ रही है ज्यादा, रेवेन्यू मिल रहा है कम, मतलब ये जो ई और एफ हैं ये क्या हैं, ये आपके लॉसेस हैं। अगर आप आगे गए बी से, कॉस्ट ज्यादा हो जानी है, रेवेन्यू कम हो जाना है, आपको लॉस होंगे। उसी चीज को टेबल में देखो, अगर आपने 11th यूनिट सेल किया, आपको मिलेंगे ₹12, ठीक, बट आपको कॉस्ट कितनी पड़ेगी 15 की, मतलब 12 रुपए मिलेंगे, 15 जाएंगे, तो अल्टीमेटली 3 का नुकसान है। तो आप पागल है, यहाँ पे नुकसान बियर करेंगे, तो आप 11th यूनिट सेल ही नहीं करेंगे। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होगा, वो बी पॉइंट पे होगा, जहां पर आपके जो प्रॉफिट है वो क्या होंगे, वो मैक्सिमम होंगे। ठीक हो गया, क्लियर। अभी इसके पीछे एक लॉजिक और भी है, और वो लॉजिक क्या है उसको भी हम अब जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना उसके साथ अटैच करके देखते हैं। क्योंकि हमने कहा था कि प्रोडक्शन जो है वो सारी चीजों का बेस है, क्योंकि जो कॉस्ट पड़ रही है, जो आपको रेवेन्यू मिलने वाला है, वो सारा आपको प्रोडक्शन से ही मिलने वाला है। अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो ही सारा कुछ होगा। जैसे अब सपोज करो मैं ये डायग्राम फिर से बनाता हूं विदाउट यूजिंग एनी पॉइंट, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम एग्जाम देते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पॉइंट्स ले लेके डायग्राम बना सकें। तो आपको बिना पॉइंट्स के भी जो डायग्राम है वो बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ पे एम आर एंड एम सी, यहाँ पर होंगे आपके यूनिट्स सोल्ड, ठीक। अब ये आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये गया आपका एम आर, ठीक है, जो कि मान लो पी पे फिक्स है। अब जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट वो है ये, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक, यू शेप्ड। अब हमने कहा कि ये दो पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। ए पॉइंट पे सेल हो रहे हैं लेट इट बी क्यू यूनिट्स, और बी पॉइंट पे सेल हो रहे हैं Q1 यूनिट। तो हमने प्रूफ किया कि ए पॉइंट पे जहां पे Q यूनिट सेल हो रहे हैं विच इज 2, जो हमने अपने पिछले डायग्राम बनाई थी, और Q1 जहां पे 10 यूनिट सेल हो रहे हैं, योर इक्विलिब्रियम इज ऑन 10 ना। तो अब एक और लॉजिक, वो कहता है कि MC शुड बी राइजिंग, ठीक है, यही था ना सेकंड कंडीशन, MC शुड बी राइजिंग, और MC शुड कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो। अब MC राइज क्यों करनी चाहिए, क्वेश्चन आता है। देखो, अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बनाई थी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था पहले पहले MP इंक्रीज होती है 1 2 3 4, ठीक, फिर उसके बाद 3 2 1 0, फिर -1 और -2। जहां पर मार्जिनल मैक्सिमम वो क्या थी, हमारी फर्स्ट स्टेज, जहां पे मार्जिनल जीरो वो क्या थी, हमारी सेकंड स्टेज, और जहां पे मार्जिनल माइनस हुआ वो क्या थी, हमारी थर्ड स्टेज। ये हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनाया था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। और उसमें याद करो जब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनाया था हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोड्यूसर्स एक्चुअल स्टेज ऑफ ऑपरेशन कौन सी होती है, याद करो, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, 3 स्टेजेस बताएंगे, स्टेज 1 2 3। हमने कहा था 3 में तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, यहां पे तो मार्जिनल माइनस हो रहा है, मतलब जो अगला लेबरर है उसको खराब कर रहा है, तो वो यहां पे तो जाएगा नहीं। फर्स्ट में वो रुकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो वो कहां पे होगा, एक्चुअल स्टेज ऑफ ऑपरेशन कौन सी थी, सेकंड थी। ये हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में प्रूफ किया था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप चैप्टर्स को जो है वो इंडिविजुअली मत पढ़िए, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, ये कोई हिंदी पंजाबी नहीं है कि मतलब प्यासा कौवा पढ़ लिया, ठीक है, प्यासा कौवा भूल जाओ, लालची कुत्ता पढ़ लो, लालची कुत्ता पढ़ने के बाद जो है वो अंगूर खट्टे हैं वो पढ़ लो, ठीक है। अब लालची कुत्ते का प्यासे कौवे के साथ कोई लेना देना नहीं है, और प्यासे कौवे का अंगूर खट्टे के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों स्टोरीज अलग अलग है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डिफरेंट, ठीक। तो इकोनॉमिक्स है, इसमें हर चीज दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो आपको हर चीज को दूसरे के साथ जोड़कर ही देखना पड़ेगा, आप कॉस्ट को प्रोडक्शन से अलग नहीं कर सकते। सोचो कि अगर हम ये कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर कि द स्टेज ऑफ एक्चुअल ऑपरेशन फॉर अ प्रोड्यूसर इज सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज में क्या हो रहा होता है,
सेकेंड स्टेज में जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या हो रही होती है, वो फॉल कर रही होती है। मतलब हर एक नेक्स्ट लेबरर जो है वो हमें क्या कर रहा होता है, पिछले वाले लेबरर के कंपैरेटिवली हमें कम काम करके दे रहा होता है। अगर हर अगला लेबरर हमें कम काम करके देगा तो क्या होगा, हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी। देखो आप हर लेबरर को सेम पैसे दे रहे हो, पिछले लेबरर ने आपको 4 यूनिट बना के दिए उसी कॉस्ट में, अगले ने 3 बना के दिए, अगले ने 2, अगले ने 1, अगले ने 0, तो मतलब पर यूनिट कॉस्ट आपकी ज्यादा पड़ेगी। ज्यादा हो गया ना। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल कर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या करेगी, राइज करेगी। तो अगर हमने वहां पर कहा था जो प्रोड्यूसर है उसकी एक्चुअल स्टेज ऑफ ऑपरेशन जो है वो सेकंड होगी, तो सेकंड स्टेज में एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्शन वो फॉल कर रही होती है। अगर मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल कर रही है तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट, अगर जो मार्जिनल प्रोडक्शन है अगर वो फॉल कर रही है सो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या कर रही होगी, राइज कर रही होगी। मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल कर रही है, हर एक अगला फैक्टर आपको पिछले से कम काम करके दे रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, राइज कर रही होगी। अब सोचो भी यहां पे तो मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रही है, मार्जिनल कॉस्ट राइज कहां पे कर रही है, यहां पे, ये देखो इसी पॉइंट पे। तो अगर उधर सेकंड स्टेज में था तो इधर फर्स्ट में कैसे आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है तो यहां पे तो एमसी फॉल कर रही है, एमसी फॉल कर रही है मतलब आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, मतलब आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी राइज हो रही है। यहां पे अगर आप ए पे होते ना फिर आपके अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेज में इक्विलिब्रियम आ जाता। पर अगर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये कह के आए हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो सेकंड स्टेज में आता है, सेकंड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल कर रही होती है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रही होती है, तो राइज सिर्फ बी पॉइंट पे हो रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम बी पॉइंट पे होगा। क्योंकि हम दोनों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, जो इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा वही इक्विलिब्रियम कॉस्ट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों जो हैं वो प्रोपोर्शनल चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। ठीक, सो इसलिए द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज बी, जहां पर एमसी राइज करेगी। अब देखो जो एमआर है वो कांस्टेंट है, बिल्कुल सीधा। अगर एमसी राइज करेगी इसका मतलब क्या होगा कि वो उसको ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे से कट कर देगी, क्योंकि अगर एमसी फॉल कर रही है तो क्या होगा, उसको ऊपर से कट करेगी। सो दिस इज अ लॉजिक बिहाइंड द कंडीशंस वेयर एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी should be rising। और MC राइज कब कर सकती है, सिर्फ सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, फॉल कर रही होगी। अगर आपने MC शुड बी राइजिंग नहीं लिखना तो आप ये भी लिख सकते हो कि MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो, वो नीचे से कट करे, उसको नीचे से कट करे मतलब ऐसे जाए, ये गई 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 और ये नीचे से काट दिया। यहां पे होता तो ऊपर से काटती। ठीक, so this is the MR and MC approach for the equilibrium in perfect competition market। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर जो इक्विलिब्रियम है वो तो चलो आ गया, अगर एक प्रोड्यूसर ने गलती से इससे 1 यूनिट ज्यादा बेच दिया या इससे 1 यूनिट कम बेच दिया तो उससे क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का, तो वो क्या एक कम एक ज्यादा बेचना पसंद करेगा। That will be our next lecture, so we're meeting in the next lecture. Till then it's goodbye from my side, thank you very much and all the best।